back to my YouTube channel that is Learn Always Learn Something New with Priyanka. So जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने आप सब लोगों को तभी बताया था कि बेसिकली ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए है जो BA LLB के एस्पिरेंट्स हैं. तो वही है कि अब टॉट्स के मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, बट पहले अब हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक को कवर करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज स्टेट? आपकी नज़रों में स्टेट क्या है? आप क्या समझते हो स्टेट से? स्टेट जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेट क्या है, लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, रूल कर रही है उस चीज़ को, वही एक स्टेट है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रियल में जो इन पॉलिटिकल साइंस टर्म्स स्टेट का मतलब क्या होता है. The term state has occupied a very important place in the study of political science. It is earlier derived from the word status, earlier used by the German tribe. The Greek used word polis to denote city, state, and Roman used the term civis, which means state. Later, it was Machiavelli who used the term state in a political science. तो ये तो हमारी हिस्ट्री है कि स्टेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. और पहले जो है वो उसको स्टेटस से डिराइव किया जाता था जो कि जर्मन ट्राइब यूज़ करते थे. देन ग्रीक वर्ड पॉलिस आया सिटी एंड स्टेट को डोनेट करने के लिए. देन रोमन जो थे उन्होंने सिविटिस यूज़ किया स्टेट्स को डिनोट करने के लिए. और लेटर एट लास्ट वो मकैवली थे जिन्होंने स्टेट को एज अ स्टेट रखा, एज अ स्टेट माना पॉलिटिकल साइंस के अंदर. तो ये तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री थी. अब हम पढ़ेंगे स्टेट का मीनिंग. So, the state means an association of people who live within a geographical area under the organized government and subject to no outside control. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन से हमें पता चल चुका है कि स्टेट एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जहाँ पे वो लोग रहते हैं एक बाउंड्री के अंदर उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है जो उनके ऊपर कंट्रोल करती है. ठीक है, तो बेसिकली वही स्टेट का मतलब जो आप लोग समझते हैं वही होता है कि एक एरिया है, एक जोग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो उनको गवर्न कर रही है. Our next definition is state is an institute to ensure law and order and maintain harmony of social relations. तो अब सेकंड डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो यही है कि स्टेट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर हमारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाता है. बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं ताकि वो हार्मनी एंड पीस इस्टेब्लिश कर सके. अब देखो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कोई कुछ फॉलो नहीं करेगा, ट्रैफिक रूल्स अगर नहीं बने होंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पीस नहीं रहेगी, हार्मनी नहीं रहेगी. तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए जाते हैं. अब हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंस के वो थे थ्योरिस्ट जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बॉर्डन the state is an association of families and their common positions governed by the supreme power and by reasons. तो अब वही है कि इसके अंदर काफ़ी सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है रिलेटेड टू स्टेट. तो इनको अगर आप याद करना चाहते हैं तो इनको आप एज इट इज़ याद करें. मैं आपको यही एक तरीके से सलाह दूंगी कि आप इनको एज इट इज़ याद करें. अब नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर की डेफिनेशन देखते हैं. आइए देखते हैं. सो आवर नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर इज वुडरो विल्सन. He says that the state is a people organized for law within a desired territory. मतलब वही है कि स्टेट जो है वो एक लोग हैं जिनको लॉ ने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ताकि जो भी डिज़ायर है टेरिटरी की वो फुलफिल की जा सके. नेक्स्ट है H.J. Lasky. State is a territorial society divided into government and subject claiming with its allotted physical area a supremacy over all other institutions. Then हमारे एरिस्टोटल थे. A union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life by which we mean a happy and honorable life. तो अब वही है कि इन डेफिनेशंस का अगर देखा जाए तो सिंपल सा मीनिंग इन सब में यही निकलता है कि ये एक
बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं ताकि वहाँ की हार्मनी और पीस जो है वो मेंटेन रहे। बस इतना ही था स्टेट की रिफाइन में। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी है ये, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो लेट मी नो, मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी आप लोगों को। एंड यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आया होगा। और बाकी तो ये जो डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू लास्की, विल्सन, एरिस्टोटल, बॉर्डन, आपको एज इट इज़ याद करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो अब अगर स्टेट को बनाना है, अगर एक स्टेट का होना इम्पॉर्टेंट है, मान लो अगर एक स्टेट है तो उसके अंदर ये 4 एलिमेंट होने ही होने चाहिए। अब देखो पॉपुलेशन, अगर एक स्टेट है और वहाँ पे लोग ही नहीं रहते तो क्या वो स्टेट मानी जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई टेरिटरी नहीं है, मान लो कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई बाउंड्री इस्टेब्लिश नहीं की गई कि कहाँ तक लोग रहेंगे, कहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, तो भी कोई स्टेट नहीं माना जाएगा। सेम गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट ही नहीं रूल कर रही होगी तो कौन देखेगा लोगों को कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को वो फुलफिल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ही देखी जाएंगी, वही मैनेज करेगी। तो वो भी नहीं होगी तो भी नहीं काम चल पाएगा। एंड देन सोवरेनिटी, आइए अब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये। So our first element is population. It is the most important element of state because there can be no state without people. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, बिकॉज आपने कभी ऐसा देखा है कि स्टेट तो है लेकिन वहाँ लोग ही नहीं है? तो ऐसा तो इम्पॉसिबल चीज़ है ना कि अगर लोग ही नहीं है तो तुम किसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाओगे, किसके लिए गवर्नमेंट बनाओगे, किसके लिए, क्या कौन गवर्नमेंट बनेगा अगर लोग ही नहीं है वहाँ पे? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकेंड इज देयर इज़ नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सिटीजन इन अ स्टेट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि कितने होने चाहिए लोग स्टेट के अंदर, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ पीपल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो एन आइडल स्टेट शुड कंसिस्ट ऑफ 5040 पीपल्स। प्लेटो ने यही बोला था कि एक आइडल स्टेट के अंदर 5040 लोग होने चाहिए सिर्फ। वेयर एज एरिस्टोटल वॉज ऑफ व्यू दैट 1 lakh too many, or his view was that population was neither too small nor too large. अब एरिस्टोटल का व्यू था कि 1 लाख अगर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, एंड वही चीज़ है कि उसके व्यू में अगर देखा जाए उसका मानना ये था कि जो पॉपुलेशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट वॉज लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ इनफ टू बी गवर्नड वेल। अब वही है कि इतने लोग होने चाहिए कि वो इजीली गवर्न किए जा सके। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है, छोटी सी स्टेट है और उसके अंदर ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं और जो सरकार है वो अच्छे से उनको हैंडल ही नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ भी एक गलत मानी जाएगी, ये एक आइडल स्टेट नहीं मानी जाएगी। तो वही है कि उतने लोग होने चाहिए जो कि ईजिली गवर्न किए जा सके, जिनके ऊपर ईजिली जिनको देखा जा सके कि हाँ कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज रूसो व्यू ऑफ आइडल स्टेट वॉज 10,000। रूसो के अकॉर्डिंग जो नंबर था वो 10,000 था। द मॉडर्न स्टेट गिव प्रेफरेंस टू बिग साइज पॉपुलेशन बिकॉज द बिगर द पॉपुलेशन द ग्रेटर विल बी इट्स मैन पावर। अब आजकल के टाइम पे जो स्टेट है वो ये बोलती है कि स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए। क्यों? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे एक स्टेट के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास मैन पावर होगी। तो मॉडर्न व्यू जो है वो यही बोलता है कि बिग साइज पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितना साइज ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही उसके पास मैन पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल बिलीव्स अ गुड सिटीजन मेक अ गुड स्टेट एंड अ बैड सिटीजन मेक्स अ बैड स्टेट। सिंपल सा है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट शुड नॉट बिलोंग टू अ सिंगल रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर। अब वही है कि साइज को फिक्स नहीं किया जा सकता, ना ही तुम एक पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी स्टेट नहीं बनाई जा सकती। लाइक तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई नहीं चूज़ कर सकते कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कर तो क्या ही सकते हैं, कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही है कि एक पर्टिकुलर कलर
का कि यहाँ पे ये एक स्टेट है तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पीपल्स रहेंगे, या फिर सिर्फ गरीब लोग रहेंगे, या अमीर लोग रहेंगे, या सिर्फ हिंदू रहेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेट को है जो वो मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना था हमारा पॉपुलेशन। हमारा सेकंड एलिमेंट है टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है अब देखते हैं। टेरिटरी आप सब जानते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। अ मॉडर्न स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ टेरिटरी। अब मॉडर्न स्टेट जो है वो टेरिटरी के बिना तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, बिकॉज टेरिटरी ही तो बताएगी कि कितना एरिया है स्टेट का, कहाँ तक लॉज फॉलो होंगे, कहाँ तक जो गवर्नमेंट है उसकी पावर है चीज़ों को डील करने की, ठीक है। सेकेंड इज नॉमेडिक ट्राइब कैन नॉट फॉर्म अ स्टेट। और जो नॉमेडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक स्टेट को नहीं बना सकते, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर स्टेट का मेंबर नहीं माना जा सकता। जैसे कि नॉमेडिक ट्राइब आए पहले दिल्ली में, फिर दिल्ली से मूव करके बॉम्बे में चले गए, देन कोलकाता, देन यूपी, ऐसे उनको नहीं चूज़ किया जा सकता, ऐसे उनको एज अ कंसिडर नहीं किया जा सकता एज अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। Next is when we refer to the territory of a state, we meant thereby not only the land domain over which the jurisdiction of a state extend, but also rivers and lakes, sea up to its economic zone। अब वही है कि अगर हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ वो लैंड नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें आएंगी। लैंड के ऊपर का वो स्काई भी आएगा, अगर उसके ऊपर कोई सी है, उस पर्टिकुलर एरिया तक कोई सी है, तो वो सी भी उस टेरिटरी के अंदर काउंट होगी, सिर्फ लैंड काउंट नहीं होगी। एवरीथिंग इज काउंटेड इन दिस। नेक्स्ट इज द मॉडर्न स्टेट इज टूवर्ड्स हैविंग अ लार्ज टेरिटरी। और मॉडर्न स्टेट का भी यही मानना है कि लार्ज टेरिटरी होनी चाहिए। आवर थर्ड एलिमेंट इज गवर्नमेंट। अब एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स, आप सब जानते हैं क्या होता है। सो इट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। अब ये थर्ड एलिमेंट है स्टेट का, और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती स्टेट के बिना। आई एम सो सॉरी, कोई स्टेट नहीं हो सकता गवर्नमेंट के बिना। सेकेंड इज गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑफ द स्टेट, इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से सारे काम करती है स्टेट के अंदर, जो भी एक तरीके से वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट की। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई लॉ बनाया गया है, कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो उसको मेंटेन करके रखे, लोग उसको फॉलो करें। अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो गवर्नमेंट देखेगी कि उसके साथ क्या करना है। नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब वही है कि हर एक कंट्री में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, मतलब कि वही बेसिकली कि हाँ कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। लाइक इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कि कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती हैं। So our last element is sovereignty. It is the fourth element of the state. The word sovereignty means supreme and final authority above and beyond which no legal power exist. अब sovereignty का मतलब ये होता है कि supreme power, मतलब कि ये एक supreme power है और इसके बाद कोई power नहीं आती। अगर कोई भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो उसको सुप्रीम पावर दी गई है, देन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो उसकी बात को ना माने। हर इंसान को उसकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे कि 3 कोर्ट्स होते हैं हमारे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनके पास सोवरेनिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट्स माने जाते हैं, सुप्रीम होते हैं वो। तो वही है, हर एक कोर्ट को उनकी बात को मानना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वही है कि ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है और इसके ऊपर कोई भी नहीं होता। सेकेंड इज विदाउट सोवरेनिटी देयर कैन बी नो लीगल स्टेट। अब वही है कि अगर कोई लीगल स्टेट के अंदर कोई सोवरेनिटी किसी गवर्नमेंट को या किसी पर्सन को सोवरेनिटी नहीं दी जाएगी तो कोई लीगल स्टेट फॉर्म ही नहीं हो सकते। बिकॉज जितने भी लास्ट डिसीजन है वो तो वही सोवरेन पर्सन लेगा ना, अगर कोई भी गलती होती है तो, ठीक है। तो सोवरेनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे कोर्ट्स में भी होते हैं कि 3 कोर्ट्स हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया, देन उन लोगों को वो मानना पड़ता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो।
नेक्स्ट इज इट इज़ अ सोवरेनिटी विच डिस्टिंग्विश द स्टेट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सोवरेनिटी ही होती है जो कि एक स्टेट को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरी चीज़ों से अलग करती है। जैसे कि वही कि अभी मैंने जैसे कोर्ट वाला एग्जांपल लिया कि सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट को अलग क्यों माना गया है? बिकॉज ऑफ इट्स सोवरेनिटी, क्योंकि वो सोवरेन है, वो अलग है, वो सुप्रीम है, उसके आगे कोई भी नहीं है। लास्ट पॉइंट इज इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन द स्टेट। और ये फाइनल अथॉरिटी होती है स्टेट के अंदर। अगर कुछ भी चीज़ है और इसने क्लियर कर दी, इसने बोल दिया कि हाँ ये फॉलो होगा, देन वो फॉलो होगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके अंदर, बस स्टेट का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी और 4 एलिमेंट्स पढ़े। बस इतना ही था स्टेट का टॉपिक। बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।